हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्य केतु डिफेंस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से आ जाइए, लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्लास को ज्वाइन करने के बाद प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन देखने होंगे, ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको करेक्ट चूज करना होगा। तो दोस्तों आ जाइए, लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे। देखते हैं आज हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो 6 नंबर वाला पेपर आज हमारा स्टार्ट हो रहा है और इसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। चलिए आ जाइए, जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से जुड़ी है? तो राज्यसभा में सीटों, जैसे मान लीजिए कि आपके किस प्रदेश से यानी कि किस राज्य से कितनी सीटें फिक्स होगी, ये किस अनुसूची में दिया गया है आपको ये बताना है। ठीक है, तो अनुसूचियां हमें 1 से लेकर 12 तक सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, पहली अनुसूची देखें तो संघ, राज्य, इन सभी के नाम है, यानी कि आप देखना चाहेंगे तो भारत, और भारत का नाम, भारत के जितने भी राज्य हैं उनका नाम और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दिया हुआ और क्षेत्र दिया हुआ किसमें? पहली अनुसूची में। ठीक है, इसी प्रकार से 12 अनुसूचियां आपके वर्तमान में, पहले 8 थी मूल संविधान में। इस प्रकार से हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, कोई समस्या नहीं। 5वीं और 6ठी आपके विशेष प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी हुई है। ठीक है, और 7वीं देखें तो सूचियों से जुड़ी है, समवर्ती और केंद्र और राज्य सूची। 8वीं देखी जाए तो भाषाओं से जुड़ी है। 9वीं जुड़ी है आपके भूमि सुधार से, फिर दल बदल। 10वीं, 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगरीय प्रशासन। ठीक है, और दूसरी आपके शपथ से जुड़ी है, पहली आपको बता दिया मैंने। और तीसरी आपके जुड़ी है वेतन एवं भत्तों से। और तो अब बच्ची कौन सी बच्ची? चौथी बच्ची है, तो चौथी हमारे किससे संबंधित हो जाएगी, देखते हैं। चलिए आ जाइए दोस्तों, लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद। समदर सिंह जी चौपासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, आ जाइए। तो हम देखेंगे दोस्तों क्या है पहली अनुसूची। तो केंद्र व राज्यों के नाम मिलेंगे इसमें है ना, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी के नाम इसमें मिलेंगे। 8वीं अनुसूची देखी जाए तो भाषा से संबंधित है, भाषा से संबंधित है। ठीक है, 9वीं अनुसूची देखी जाए तो 8वीं के बाद 9वीं आ जाएगी आपके भूमि सुधार से। किससे आ जाएगी? भूमि सुधार से। ठीक है, फिर देखेंगे लास्ट चौथी में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, है ना, सीटों का बंटवारा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि सारी सूचियां याद होनी चाहिए। उस तरीके से आप सभी सूचियों का आंसर एकदम निकाल कर अपना उचित उत्तर ले सकते हैं और 2 नंबर आप अपने जोड़ सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए और सूचियों से संबंधित एक सवाल आपको अवश्य रूप से मिलेगा। तो देख लीजिए, आ जाइए, पहले का डी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अचल सिंह जी, सौरभ नेगी, समदर सिंह जी। ठीक है, आ जाइए। हाँ दोस्तों, तो आंसर सभी ने दे दिया है, जुड़ चुके हैं सभी हमारे साथ।
डी में क्या है भैया 4 हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चौथी अनुसूची में आपके राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है। ठीक है, तो ये सभी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, भूमि सुधार इसलिए लाया गया था क्योंकि पहले सरकार क्या करती थी, SC ST को निम्न दाम में या मुफ्त में भूमि प्रदान करती थी, और कुछ इस प्रकार से जैसे देखा जाए तो उच्च वर्ग के लोग क्या करते थे कि भैया उसी दाम से SC ST से ले लेते थे वो ज़मीन। ठीक है, और आपके देखा जाए तो कुछ तो डरा धमका कर भी ले लेते थे। ठीक है, तो उनको अच्छा खासा मूल्य देते और SC ST वाले अपनी ज़मीन बेच देते। तो भूमि सुधार कानून में क्या था कि भैया SC वाला SC को ही अपनी ज़मीन दे सकता है यदि उसके पास रजिस्ट्री है। अगर पट्टा होता है तो वो SC वाला किसको दे सकता है, SC वाला जनरल वाले को दे सकता है, परंतु ऐसा था नहीं कुछ। तो उस समय वैसे लगभग पट्टे कम ही थे, पट्टे आज ज़्यादा है हाल ही में, तो इस हिसाब से जनरल में दे सकते हैं। तो ये बात है। चलिए अगला दूसरा सवाल, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी भैया? तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। ABCD 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा और बाकी देखते हैं आप कितना ध्यान लगाते हैं। दूसरे में डी आंसर आ रहा है सभी का कि इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार बने रहिए साथ और क्या है अपने तैयारी करते रहिए। चलिए, तो समुद्र सिंह जी, रवि इंदा, MS चौधरी चौहटन, मोनू सिंह, सौरभ नेगी, अचल सिंह जी, ये सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उचित आंसर दिया। आंसर क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या है कि मूल संविधान में जब संविधान बना था, जो मूल संविधान की पुस्तक है, ठीक है, संविधान की जो मूल पुस्तक है उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो भैया 8 थी। ठीक है, कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद में 4 और जोड़ दी गई। 4 जोड़ने के बाद क्या हुआ था भैया कि वर्तमान में आपके हो गई 12। तो ये आपका मूल संविधान है और मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है भैया? तो आपके 8 अनुसूचियाँ हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। 2 प्रश्न हो चुके हैं हमारे और उचित आंसर दिया। वेरी गुड, इसी प्रकार से एक्टिव रहिए तो प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट कोई सवाल है तो ये है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन यानी कि राज्यसभा का स्थायी जो अध्यक्ष है वो किसे कहा जाता है, सभापति किसे कहा जाता है, ये पूछा है। लोकसभा में तो हमें पता है कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है या राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपको हालांकि सभापति ही मिलेगा 100%। प्रश्न क्या मिलेगा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन होंगे, उपराष्ट्रपति बिल्कुल होगा, राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा अध्यक्ष ये भी होगा, क्योंकि ये इसलिए होगा क्योंकि हम लोकसभा अध्यक्ष पढ़ते हैं तो राज्यसभा अध्यक्ष भी हमें मिलेगा। एक आपके प्रधानमंत्री भी होगा, इसमें से लिखा हुआ इसमें से कोई नहीं, परंतु आपको प्रधानमंत्री उचित रूप से मिलेगा। अब बता दीजिए। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन है, देखते हैं आंसर ए आ रहा है। वेरी गुड, सभी का आंसर है बाबूलाल जाट, अचल सिंह, रवि इंदा, MS चौधरी चौहटन, धर्मेंद्र सिसोदिया और MS चौधरी चौहटन, सौरभ नेगी, समुद्र सिंह जी। हाँ, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए। आंसर क्या दे रहे हैं? ए आंसर है। ए में क्या है? उपराष्ट्रपति, बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। तो सभापति वर्तमान में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का सभापति कौन है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं वेंकैया नायडू। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा और ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये तो प्रश्न था ही जो भी आया आपके सामने कि राज्यसभा का प्रधान सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से राज्यसभा का सभापति कौन है, तो आपको उचित रूप से वेंकैया नायडू को करेक्ट करना। चौथा प्रश्न देखिए, विश्व इतिहास का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सवाल कुछ कुछ ऐसे आते हैं। ठीक है, विश्व इतिहास का जनक बताया जाता है। विश्व इतिहास का जनक तो आप सभी को याद है, कभी कभी ये भारत के हालांकि आज तक आया नहीं है, आज तक किसी ने बताया नहीं है कि भारत के इतिहास का जनक कौन है, प्रश्न नहीं आया है एग्जाम में। ठीक है, परंतु पूछते हैं, कुछ कुछ किताबों वाले दे देते हैं और कुछ कुछ किताबों वाले तो मेगास्थनीज को भी बताते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ बताते हैं अल बरूनी को। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास का जनक यदि देखा जाए तो भारत का तो कोई
पर्टिकुलर जनक था नहीं, ठीक है, विदेशी जो थे वो जनक बताते हैं, खैर कोई समस्या नहीं है। चौथा प्रश्न देखिए, विश्व इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ABCD 4 ऑप्शन है, हेरोडोटस और इरेटोस्थनीज, वेद व्यास या कालिदास। 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। विश्व इतिहास का पूछा है ना, भारतीय इतिहास का नहीं पूछा है, तो आप उचित रूप से आंसर जो भी दो करेक्ट देना। चलिए देखते हैं। ये आंसर आ रहा है चौथे में। किस किस का? तो आपके आ रहा है धर्मेंद्र सिसोदिया, MS चौधरी चौटन, समदर सिंह, रवि इंदा, सौरभ नेगी और बाबूलाल जाट। इन सभी का आंसर है अनुज कुमार। इनका भी आंसर क्या आ रहा है? समदर सिंह जी। वापस ए आंसर दिया है हेरोडोटस। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये लीजिए भैया, उचित आंसर दिया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया। विश्व इतिहास का जनक तो आपके हेरोडोटस कहलाएगा। अगला सवाल देखिएगा। इतिहास में यदि पहला सवाल ही बनता तो यही बनता कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। यदि विश्व ना लिखा जाए तो इतिहास का जनक पूछ लिया जाएगा। उसमें आप कंफ्यूजन मत होना कि भारत का पूछ रहे हैं या विश्व का पूछ रहे हैं, वो विश्व का ही पूछेंगे। यदि भारत का पूछना होगा तो वो भारत अवश्य रूप से आगे लिखेंगे। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। तो मित्रों देखिए, सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी, पितृ सत्तात्मक थी, लोह युगीन थी या कोई नहीं? तो लोहे की उत्पत्ति वहां पर नहीं मानी जाती है, ठीक है। पितृ सत्तात्मक थी नहीं, मातृ सत्तात्मक थी। महिलाओं को उचित रूप से दर्जा था, क्या था भैया? महिलाओं को उचित रूप से दर्जा था, तो मातृ सत्तात्मक हमारे हो जाएगी सिंधु सभ्यता। उचित रूप से याद रखिएगा, ये आपके क्या होगा भैया? करेक्ट आंसर होगा। और लोह युगीन की जगह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन या ताम्र युगीन सभ्यता, ठीक है। तो तांबा, कांसा और टीन, ठीक है। इस प्रकार से आपके आंसर करेक्ट तो ये हो जाएगा, मात्र सत्तात्मक आंसर हो गया करेक्ट। लोह युगीन थी नहीं, लोहे का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था, लोहे की खोज नहीं हुई थी। आंसर क्या आ रहा है? ए आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड। इसी तरह बने रहिए साथ। उचित रूप से आपने करेक्ट आंसर दिया है, कोई समस्या नहीं है। ओके डन। आंसर ये आ रहा है बाबूलाल जाट, सौरभ नेगी, अचल सिंह, धर्मेंद्र सिसोदिया, रवि इंदा बैड़वा, MS चौधरी चौहटन, समदर सिंह चौपासनी और अनुज कुमार, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और करेक्ट आंसर दिया। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। और एक ये भी आता, सिंधु सभ्यता थी, यदि मान लीजिए कि इसमें से मात्र सत्तात्मक की जगह आपके क्या होता, आद्य ऐतिहासिक होता, तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी कौन सी? सिंधु सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक में क्या होता है दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक वो होता है कि हमें लिखित प्रमाण तो मिले हैं परंतु हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है। देखो ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक 3 प्रकार से बांटा हुआ है। तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक में क्या होता है? पहले तो हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक में। तो प्राग ऐतिहासिक में क्या था? कोई उचित रूप से लिखित प्रमाण नहीं मिले, ठीक है, तो वो आपके प्राग ऐतिहासिक हो गया। फिर आद्य ऐतिहासिक में देखेंगे तो लिखित प्रमाण मिले परंतु हम पढ़ नहीं सके। तो सिंधु सभ्यता में जो भी मिला हम पढ़ थोड़ी नहीं सके, उनकी लिपि अलग थी, ठीक है, हम पढ़ नहीं पाए। फिर आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक वो है जिसमें लिखित प्रमाण भी मिले हैं और हमने पढ़ भी लिया और आज तक पढ़ रहे हैं और उसी की वजह से हम एग्जाम दे रहे हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता थी, कौन सी थी? मात्र सत्तात्मक और आद्य ऐतिहासिक, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, क्या पूछा गया? भारतीय संगीत का जनक, ठीक है। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? 3 वेद दे दिए, एक पुराण दे दिया, ठीक है। इसमें से जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ऋग्वेद देवीय स्तुतियों वाला वेद, ठीक है। ऋग्वेद में क्या होता था? देवताओं की स्तुतियां, यानी कि देवों को याद करने के मंत्र वगैरह उच्चारण किए जाते थे ऋग्वेद में। मत्स्य पुराण, ये पुराणों से संबंधित है, पुराण 18 है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यजुर्वेद, तो गद्य पद्य वाला वेद हो गया आपके यजुर्वेद। कौन सा वेद हो गया? गद्य एवं पद्य वाला वेद हो गया यजुर्वेद। सामवेद, सामवेद करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि 7 स्वरों का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है। अगर ऐसा नहीं आएगा सवाल तो क्या पूछा जाएगा कि 7 स्वरों का वर्णन किस वेद में मिलता? तो 7 स्वरों का वर्णन हमें मिलता है सामवेद में। या ऐसे भी पूछे सारे गा मा पा धा नि सा किस वेद से मिला, ठीक है। तो सवाल थोड़ा सा घुमा सकते हैं और इसी प्रकार से घुमाएंगे, ठीक है, और तो कोई तरीका है नहीं। तो इस प्रकार से सवाल आएगा, सामवेद हमारा करेक्ट आंसर होगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप सभी ने डी आंसर दिया होगा, ठीक है।
तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद, ये याद रखेगा। और सामवेद किसका पार्ट है भैया? तो सामवेद पार्ट है ऋग्वेद का। सामवेद किसका पार्ट है? ऋग्वेद का पार्ट है। अब भैया बात क्या आती है? बात ये आती है दोस्तों कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे मंत्र थे जो गाए जा सकते थे। हालांकि मंत्र तो पढ़े जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, मंत्र बोले जाते हैं। हम जो आप देखो कोई ब्याह में पंडित जी मंत्र गावे, आप फेरा खाओ जिन टाइम पंडित जी गाए करे मंत्र गाया करे, तो वे मंत्र गावना वे सामवेद में जाता है। तो ऋग्वेद का ही पार्ट था सामवेद। ऋग्वेद को पृथक करके सामवेद बनाया गया। ये आपका आंसर डी करेक्ट होगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़िए। प्रश्न 6 हो गया है। 7वां देख लीजिए भैया। 7वां सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई में पराजय किसकी हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल। यहीं से आपके मुगल सत्ता प्रारंभ हुई थी। यदि मुगल सत्ता प्रारंभ पूछे तो पानीपत का प्रथम युद्ध था। सन बता दीजिए, डेट फटाफट कमेंट कर दीजिए। 1 सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए, डेट फटाफट कमेंट कर दीजिए। मोहम्मद गौरी की लड़ाई किसके साथ हुई थी? ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के मध्य आपके देख लो, चलो इसी में सारा आगे है, ठीक है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत की लड़ाई, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जी तृतीय है ना, ये याद रखना। कभी कभी पूछ लेता है कि तराइन के युद्ध में कौन से पृथ्वीराज जी थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज जी थे आपके तृतीय, फर्स्ट सेकंड तृतीय नंबर के पृथ्वीराज जी थे, जो किसके थे? दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर के थे, दो ही थे, ठीक है ना। अनंगपाल तोमर इनके नाना जी लगते थे, और नाना जी लगते थे, उनको कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इनको गोद लिया था किसने? इनके नाना जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा तराइन का। प्रथम व द्वितीय युद्ध, ठीक है। प्रथम में आपके पृथ्वीराज विजय हो गए थे, द्वितीय में आपकी मोहम्मद गौरी विजय हो गया था। इसमें देखा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पानीपत की प्रथम लड़ाई में पराजय किसकी हुई थी? तो इब्राहिम लोदी की हुई थी। आंसर हमारा ये करेक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं आप सभी का ऑप्शन क्या है। 1526 बाबूलाल जाट, वेरी गुड। MS चौधरी चौहटन, बाबर और इब्राहिम लोदी 1526, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। रवि इंदा, लूनाराम जानी, समदर सिंह, सौरभ नेगी और MS चौधरी चौहटन, अनुज कुमार, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े हैं लूनाराम जी, बाबूलाल जी, ठीक है, ओके। अचल सिंह जी, हाँ करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो इनकी डेट भी देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम 1191, द्वितीय 1192, पानीपत की लड़ाई, ठीक है। तराइन वाला ये हो गया। पानीपत का युद्ध आपके 1526 में है, 1526 ईस्वी में पानीपत का, 27 में खानवा का, ठीक है। पानी पिया खाना खाया फिर पचहित गयो, चंदेरी का। अगला सवाल देखिए 8वां, रजत क्रांति किससे संबंधित है? अच्छा सवाल है, ठीक है। तो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित ये टॉपिक है आपका। ये टॉपिक किस में आता है? कृषि एवं पशुपालन में, ठीक है। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति आपके अंडा उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दूध उत्पादन से या फल उत्पादन से? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, 1 सेकंड का समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और कमेंट आप ये भी करोगे कि तिलहन उत्पादन किससे संबंधित है, वो कौन सी क्रांति कहलाएगी, दूध वाली कौन सी कहलाएगी, फल वाली कौन सी कहलाएगी, ठीक है। दूध वाली देखेंगे सबसे पहले तो दूध वाली है आपके श्वेत क्रांति। हालांकि हम यदि हमें ये क्रांतियाँ याद नहीं होती ना दोस्तों, तो हम उस चीज़ का कलर देख लेंगे। अब अगर हम ओरिजिनल देसी अंडा देखें तो देसी अंडा किस प्रकार, मतलब लाल माटी यानी अड़ो दिखेगा, देसी अंडो लाल कलर दिखेगा। तो यानी रजत हम कह सकते हैं, मतलब एक ऐसा थोड़ा सिल्वर कलर सा हमें क्या दिखता है? अंडा दिखता है। तो रजत क्रांति अंडे से हो गई। दूध श्वेत क्रांति थी, इसमें ऑपरेशन फ्लड नामक जो था वो आपके श्वेत क्रांति से संबंधित था। क्या था? ऑपरेशन फ्लड। सवाल क्या आ जाएगा? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? श्वेत क्रांति से साथ, ठीक है। वहां पर ऐसे दूध उत्पादन मत लिख देना, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं आप सभी का। रजत क्रांति आपके अंडा उत्पादन से हो जाएगी। आंसर ए आया, ए सही है सर, ठीक है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। सोनरी फल उत्पादन से, वेरी गुड, बिल्कुल।
ठीक है, आ जाइए। तो रजत अंडा उत्पादन से, ठीक है, रजत क्रांति। तिलहन उत्पादन से, तिलहन से हो जाएगी आपके पीली क्रांति। कौन सी? पीले कलर के होते हैं तिल, तिल तो वैसे काला कलर है, काला धोला भी आकर है, और तिलहन जो पदार्थ होते हैं वो आपके पीले कलर के होते हैं, ठीक है। तो पीली क्रांति। फल उत्पादन स्वर्ण क्रांति, या हम इसे क्या कह सकते हैं, हाँ स्वर्ण क्रांति ही कहा जाएगा इसे, ठीक है, ओके, सुनहरी या स्वर्ण, ठीक है। हाँ, श्वेत दूध से ऑपरेशन फ्लड 1967, रवि इंदा, वेरी गुड, ठीक है। ये आपके सुनहरी क्रांति। तो सारे सवाल पढ़िएगा, आंसर उचित रूप से दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 8वां हो गया। 9वां सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान, शौर्य सम्मान पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा सम्मान पूछा जाए, यदि किसी आम नागरिक को या कोई ऐसा नागरिक हो जिसने उत्कृष्ट कार्य किया हो, तो उसका जो सबसे बड़ा सम्मान होगा भारत का, वो भारत रत्न होगा। परंतु भारत का सबसे बड़ा सम्मान शौर्य सम्मान पूछा है, ठीक है। तो शौर्य के मामले में, वीरता के मामले में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। भारत रत्न है, परमवीर चक्र है, अशोक चक्र, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, समय कम है हमारे पास, ठीक है, और सवाल अभी काफी पड़े, ठीक है। तो उत्तर डायरेक्ट दे देते हैं, वर्गीज कुरियन, वेरी गुड। हाँ, इसी प्रकार से आंसर दीजिएगा। तो परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान है। कैसा सम्मान है भैया? शौर्य सम्मान। अगला सवाल देखिएगा जल्दी से, प्रश्न संख्या 10। उज्जैन किस नदी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लो, हाथों हाथ याद कर लो। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, यमुना, कृष्णा, चंबल या शिप्रा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो हमारे सामने चंबल, तो ऑप्शन 100% आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में उज्जैन है और हम सोचेंगे कि चंबल है, पर चंबल नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है, ठीक है। और यमुना नदी के किनारे यदि कोई सबसे बड़ा शहर देखा जाए तो कौन सा होगा भैया? दिल्ली, ठीक है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली सबसे बड़ा शहर होगा। चंबल नदी के किनारे देखा जाए तो सर्वाधिक ये कोटा में बहती है, तो सर्वाधिक आपके कोटा हो जाएगा। और वैसे भी ये तो सारा लेकर ही जाती है, मतलब इतना सारा इसका अफवाह तंत्र के करेक्ट किसी का नहीं कह सकते, दुनिया भर के जिले आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। ठीक, करेक्ट आंसर हो गया ये शिप्रा नदी। 10वां हो गया। 11वां सवाल देख लीजिए, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हम देखेंगे दोस्तों, पहली बात तो सीधी सी इतनी बात है कि ये तो हो गया हमारा सूर्य। कहाँ पर हो गया? देखो यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया सूर्य, ठीक है। अब क्या है भैया, अब मामला ये होता है कि सूर्य के आगे जाएंगे हम, तो देखो 1 2 3 4 ग्रह ये, फिर आएगी आपके शुद्र पट्टिका, फिर वापस 4 ग्रह आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 4 8 ग्रह हो गए। सूर्य ग्रह है नहीं, सूर्य खुद तारा हो गया, ये शुद्र पट्टिका हो गई। और सवाल क्या आता है कि ये तो हो जाएंगे आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये किससे बने हुए? धूल कणों से बने हुए, ये ठोस ग्रह हैं, ठीक है। ये आंतरिक ग्रह होंगे। ये आपके बाह्य ग्रह हो जाएंगे, क्योंकि ये गैसों से बने हुए हैं। अब दोस्तों सूर्य से जाते क्रम, आगे बढ़ते क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले बुध आ जाएगा, बुध के बाद आ जाएगा आपके शुक्र, शुक्र के बाद आ जाएगा आपके कौन सा? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक है। ये याद रखना। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से आपके सारे क्या आ जाएंगे भैया? ग्रह आ जाएंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि सूर्य से जब हम अधिक दूरी पर जाते हैं, जब सूर्य से दूरी पर जाएंगे तो हमें ठंडे ग्रह मिलेंगे। जो सबसे ज्यादा दूरी पर होगा वो सबसे ठंडा होगा। तो सबसे ज्यादा दूरी पर देखा जाए तो दोस्तों कौन सा मिलेगा हमें? सबसे ज्यादा दूरी पर मिलेगा हमें वरुण। वरुण कहाँ पर है? वरुण यहाँ पर है। वरुण और अरुण याद नहीं हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। यूएन आपको याद है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, यूएन याद है। यू का मतलब हो जाएगा क्या? यूरेनस, और एन का मतलब हो जाएगा नेपच्यून। तो यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया
और यदि इसमें देखा जाए, अब मैंने क्या कहा था, सूर्य से बढ़ते क्रम में, अब मान लीजिए कि सूर्य से नजदीक आ रहे हैं तो बुध कभी गर्म ग्रह नहीं होगा, बुध आपके सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह होगा। तापांतर मतलब दिन में अधिक गर्मी, रात में अधिक सर्दी। ये सर्वाधिक तापांतर वाला कौन सा है, तो आपके बुध होगा। और शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ये याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया आपका आंसर, वरुण आपका करेक्ट आंसर है। और जहां तक मुझे उम्मीद है आप सभी ने करेक्ट आंसर कमेंट किया होगा। अरुण मत कर देना, वरुण याद रखना, ठीक है। अगला सवाल ठंडा ही पूछा था ना, 1 मिनट देख, हाँ ठंडा ही पूछा था। चलिए अगला सवाल है आपके 12वां, सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो हम वापस उस प्रकार से देखेंगे किसको, देखो सूर्य, सूर्य के बाद क्या आता है, सूर्य के बाद आएगा बुध। तो बुध का कोई ग्रह नहीं, बुध और शुक्र, सूर्य के बाद जो 2 ग्रह आते हैं, बुध और शुक्र, पहले बुध आएगा फिर शुक्र आएगा। तो बुध और शुक्र के कोई ग्रह नहीं, फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी से आपके उपग्रह स्टार्ट होते हैं। पृथ्वी से क्या होते हैं भैया, उपग्रह स्टार्ट होते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो प्राकृतिक उपग्रह आपका चंद्रमा है। पृथ्वी के बाद मंगल, फोबोस और डीमोस, ठीक है। और उसके बाद आपको मिलेगा बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद शनि का सबसे बड़ा देखा जाए तो टाइटन हो जाएगा, बृहस्पति का सबसे बड़ा देखा जाए तो गैनीमेड हो जाएगा, ठीक है। और फिर अरुण, वरुण। तो हम देखेंगे दोस्तों आंसर हमारा करेक्ट क्या होगा, करेक्ट हमारा आंसर होगा गैनीमेड। गैनीमेड क्या है भैया, उपग्रह है। बाकी आपके क्या, ये भी उपग्रह ही है, और ये आपके ग्रह है, ये आपके ग्रह बुध और बृहस्पति ग्रह है। गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो गैनीमेड आपके बृहस्पति का उपग्रह, यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति का उपग्रह, ठीक है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस आपके, फोबोस और डीमोस मंगल के उपग्रह हैं, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गैनीमेड। चलिए, फोबोस सबसे बड़ा मंगल का, और सबसे छोटा आपके हो जाएगा डीमोस, ठीक है। तो ये हो गए आपके आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 3 मिनट मात्र शेष बचे और 3 सवाल बच गए हमारे पास। 3 सवाल देखेंगे हम। राष्ट्रीय युवा दिवस, फटाफट कमेंट कर दीजिए और मुझे ये बताना कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके नेतृत्व में मनाया जाता है, मतलब किसकी स्मृति पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, किनके तर्ज पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, आपको ये कमेंट करना है। यहाँ पर मैं आंसर अपने आप देख लूंगा, अपने आप बता दूंगा, आपको कोई समस्या नहीं है, ये मेरा काम है। आपका काम क्या है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके लिए मनाया जाता है, किसके नेतृत्व में मनाया जाता है, ये याद रखना। तो वो आप कमेंट कर दीजिए, बाकी यहाँ से मैं आंसर निकाल दूंगा आपके। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 15 जनवरी, 12 अगस्त, 12 जनवरी या 10 अगस्त, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखते हैं आप सभी का कमेंट, और काफ़ी देर हुई कमेंट मैंने देखे ही नहीं आप सभी के। नेपच्यून ठंडा है, ठीक है। रवि, MS चौधरी और सौरभ नेगी, अनुज कुमार, परमवीर सिंह, क्या बात है, अरे नाम रहे मजा आवे। प्रेमवीर लिखा है, परमवीर लिखा है, प्रेमवीर सिंह, सिसोदिया खारा, क्या बात है, सिसोदिया सरदार, बाबूलाल जाट, अनुज कुमार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस, MS चौधरी, चौहटन, विवेकानंद, रवि, इंदा, विवेकानंद, हाँ रवि भाई, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है सभी का, 12 जनवरी, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। सी, 12 जनवरी, विवेकानंद जी। विवेकानंद जी से संबंधित क्या है भैया, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, जल्दी से देखिए, 13 हो गए, 2 और रहे हैं, 2 और अभी कर लेते हैं, 5 मिनट का भी समय नहीं लिखा, 5 तो गणा है, 2 मिनट कौन लगेगा। 14वां, मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, मानस कहाँ पर है भैया, ठीक है। तो असम, गुजरात, बिहार या राजस्थान, ठीक है। आप ऐसा काम करो, मुझे ये मैं आपका आंसर बता दूंगा, मुझे बताइए बिहार में कौन सा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क बिहार में कौन सा, ये कमेंट कीजिए आप तो, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ आप सभी को, क्योंकि मुझे पता है कि इन सभी के आते हैं, ठीक है। राजस्थान का आपको आता है, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा देखा जाए तो रणथंभौर हो जाएगा, रणथंभौर,
रणथंभौर अभ्यारण्य, ठीक है। गुजरात का देखा जाए सबसे बड़ा तो गिर अभ्यारण्य, ठीक है, शेरों के लिए प्रसिद्ध है, सफेद शेरों के लिए, ठीक है। असम का देखा जाए तो मानस हो जाएगा एक तो, मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क आपके असम के हो जाएंगे। बिहार का मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप, देखते हैं आप सभी का आंसर। आंसर क्या आ रहा है? सभी का ये आ रहा है, तो आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार का अभी तक किसी ने नहीं किया है, तो बिहार का मैं बताता हूँ। चलिए, तो बिहार का आपके क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार का सबसे बड़ा यदि अभ्यारण्य देखा जाए, वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला लास्ट एंड फाइनल सवाल, और इसके बाद आपके सेशन समाप्त होगा। 15वां सवाल, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से की गई थी? एंट्रेंस, सीधा सीधा प्रश्न, देखो प्रश्न पढ़ते हैं अपन, उत्तर आ जाना चाहिए। सीधो सीधो प्रश्न आयो, कंटेस्ट तो भेज वाला जो आपने प्रश्न पढ़िया उत्तर। आधुनिक राष्ट्रमंडल खेलों के आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एंथेंस यूनान, सीधा सा आंसर निकल गया हमारा, ठीक है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत आप सभी कमेंट करेक्ट कर ही दोगे। समय हो गया है, अगली क्लास साइंस की होगी, उसके बाद मैथ की होगी। अवश्य रूप से दोनों क्लासें देखें, अपनी तैयारी को मजबूत करें और साथ में रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, खेलते रहिएगा, ठीक है। और पढ़ के मन में जो करते रहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, एंथेंस यूनान में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों, ये आज का सेशन समाप्त हुआ, कल पुनः इसी से मैं आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।